हेलो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 9 के संख्या पद्धति पहला चैप्टर इसके प्रश्नावली 1A के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब 10 क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, यानी इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला देख लेते हैं क्या पूछा है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो अभाज्य ले लेते हैं। अभाज्य कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 डैश 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 ऐसे अभाज्य होते हैं। इनका गुणा करते हैं। मान लीजिए मैंने 2 लिया और 3 लिया, तो 2 और 3 का गुणा करने पर कितना है? 6। चलिए 2 और 5 ले लेते हैं तो कितना आएगा? 10। चलिए 3 और 5 ले लेते हैं तो कितना आ गया? 15। 5 और 7 लेते हैं तो कितना आ गया? 35। तो हम ये पा रहे हैं कि अगर किसी दो धन पूर्णांक यानी जो अभाज्य है उनका अगर हम गुणा कर रहे हैं तो जो हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है वो अभाज्य नहीं हो रहा है, वो भाज्य है। तो इसका मतलब पहला वाला जो है वो क्या है? असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट बी वाला क्या है? दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो चलिए दो धन अभाज्य पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं। जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5। ठीक है। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7। ठीक। अब 3 और 5 को जोड़ दिया तो कितना मिल गया? 8। और 3 और 7 को जोड़ दिया तो कितना मिल गया? 10। तो हम यहाँ पर ये पा रहे हैं कि अगर दो धन अभाज्य पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो वह सदैव अभाज्य नहीं प्राप्त होते। देखिए ये 8 और 10 भाज्य हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? असत्य है। ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, a और b कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तो a प्लस b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। मान लेते हैं, माना a बराबर ले लेते हैं -2 और b बराबर ले लेते हैं -5। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, a प्लस b। तो a प्लस b बराबर देखिए क्या मिलता है? a का मान -2 है प्लस b का मान -5 है। तो -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7। इट मीन्स दोनों को जोड़ने पर भी क्या प्राप्त हो रहा है? ऋण प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो कथन है वो सत्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a ब्रैकेट में a+1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, तीसरे ब्रैकेट में a+3 संख्या 24 यानी 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हमें दिखाना है कि ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए 12वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक होता है। तो अब a का मान, अब जो हमारे पास संख्या है वो संख्या हम नोट कर लेते हैं। a+1, a+2, a+3 24 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो हम यहाँ पर a जो है a का मान 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर, किसने? इस संख्या में। चलिए रख के देखते हैं। 1, 1+1, 1+2, 1+3। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 by 1, 1 और 1, 2, 3, 4 गुणा कर देते हैं। 2 3 6, 6 चौका 24। इसका मतलब कि ये जो संख्या है 24 और 24 जो है 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है
तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी, यानी कौन सी सम होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए एक सम है, ए बराबर सम का मतलब 2 4 6 8 10 टेस्ट और बी क्या है, विषम है, तो 1 3 5 7 9 टेस्ट। ठीक, तो इसमें बताना है जो संख्या नीचे दी है इनमें से कौन सी सम होगी, सिर्फ सम पूछा है। तो सबसे पहला उठाते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे अगर 2 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, 4, तो ए स्क्वायर क्या होगा, सम। चलिए पहला मिल गया। बी स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर का मतलब 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। इसका मतलब ये क्या होगा, विषम। तो अभी हमें एक ही मिला, ए स्क्वायर। अब हम दूसरा उठाते हैं ए प्लस बी। अब देखिए 2 में 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह 4 में 3 ऐड करेंगे 7। इसका मतलब है ए प्लस बी भी क्या है हमारा, विषम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ए क्रॉस बी। अगर 2 का गुणा 1 में करें तो क्या मिलेगा, 2। इसी तरह से अगर 4 का गुणा 3 में करें तो क्या मिलेगा, 12। इसी तरह से 2 का गुणा 3 में 6, 6 का गुणा 5 में तो 30। इसका मतलब ये भी क्या है, सम। तो इस प्रकार से हमें 2 सम मिला, पहला ए स्क्वायर, दूसरा ए क्रॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है ए प्लस 1। इसको देख लेते हैं, ए प्लस 1। अब ए प्लस 1 क्या सम है कि विषम है, चलिए रख के देखते हैं। 2 रखते हैं, 2 प्लस 1 तो 2 और 3 कितना आ जाएगा, 6। चलिए 4 रख के देखते हैं, 4 प्लस 1 4 इंटू 5 कितना आ गया, 20। तो ये भी क्या है, सम है। इट मीन्स हमें 3 सम मिल गए। अब लास्ट चेक करना है ये सम है कि नहीं है। तो लास्ट वाला है हमारे पास बी प्लस 1। तो बी का मान रखते हैं, 1 रख देते हैं, 1 प्लस 1 इट मीन्स 1 इंटू 2 कितना आ गया, 2। चलिए 1 के बाद अब 3 रख के देखते हैं, 3 प्लस 1 तो 3 और ये 4 कितना आ गया, 2। इसका मतलब ये भी क्या आएगा, सम आएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं सम होंगी, तो सम होंगी हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए प्लस 1 और बी प्लस 1। ये सब क्या होंगी, सम संख्या। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है 14वां क्वेश्चन। धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। यानी हमें यहाँ पर बताना है वह गुणधर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था कि धन पूर्णांकों के योग में संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम। गुणा में हम लोगों ने पढ़ा था क्रम विनिमय नियम, संवरक नियम, सहचर नियम, वितरण बंटन नियम। तो यही बताना है कौन से नियम क्या है। तो पहला जो है ए, 3 इंटू 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7। आपको ये दिख रहा है, याद आ रहा होगा ये कौन सा नियम है। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो इसका मतलब है धन पूर्णांकों के गुणा में ये वितरण या बंटन नियम है। ठीक है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, धन पूर्णांक के गुणा में, ठीक है, वितरण नियम ऐसे लिख सकते हैं। धन पूर्णांकों का गुणा में वितरण या बंटन। ठीक है, दूसरा क्या है, 3 प्लस फिर 5 प्लस 9 ब्रैकेट में है, फिर 3 प्लस 5 प्लस 9 है। तो ये कौन सा नियम होगा, ये नियम होगा योग का सहचर नियम। धन पूर्णांकों का योग का सहचर नियम, यानी पहले दूसरे को जोड़ते हैं, फिर दूसरे वाले में दूसरे तीसरे को जोड़ते हैं, फिर पहले को जोड़ते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सहचर नियम। ठीक है,
नेक्स्ट तीसरा है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। यह तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चौथा देखते हैं 3 इंटू 5 इज इक्वल टू a इंटू 5, तो a इज इक्वल टू 3 है। इट मीन्स ये 5 जो है बराबर है और ये a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो इसको कौन सा नियम कहेंगे? तो आपको याद होगा कि अगर ये और ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इस नियम को हम लोग कहते हैं निरसन नियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। इसे हम लोग एक ही रेखा पर दर्शा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कैसे दर्शाएंगे? ये एक लाइन खींचा, अब यहाँ बीच में हम लोग 0 बनाएंगे और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पर देखिए ये इस रेखा है, इस रेखा पर ये इधर से दाहिनी साइड प्लस और बाएं साइड माइनस जाता है, तो ये आगे बढ़ता चला जाता है। अब इसे आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। एक लाइन खींचिए, ये हो गया आपका 0, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 को मत लिखिए, 4 को मत लिखिए, डायरेक्ट किसी लिख दीजिए 5 को, क्योंकि पूछा है 1, 2, 3, 5। उसके बाद लेफ्ट साइड में -1 छोड़ दीजिए, -2 लिख दीजिए, -3 मत लिखिए, -4 मत लिखिए, -5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।